मेहंदी तो सबके हाथों पर लगती है, रंग बस कुछ लोगों पर ही चढ़ता है। मैं छोड़ देता हूँ आपको। इतनी बारिश में कैसे जाएंगी? छोड़ दीजिए, बस रास्ते भर ये मत जताइएगा कि हम पर एहसान किया है। वैसे हमारी नई बहू बहुत टैलेंटेड है, बस्ती में मेहंदी लगाती थी। जिस लड़की को उस बड़े घर में सिर्फ हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए बुलाया गया था, उसी लड़की का नाम सुनते ही एक रात करोड़ों की जायदाद पर बैठे लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। जिस पर लोग हंस रहे थे, उसी के एक सच ने उस खानदान की नींद उड़ा दी। क्योंकि जिस लड़की को सब बस्ती की गरीब मेहंदी वाली समझ रहे थे, वह सिर्फ किसी की बीवी बनकर उस घर में नहीं आई थी। वह अपने साथ ऐसा अतीत लेकर आई थी जो उस घर की औकात, उसके रिश्ते, उसकी विरासत, सब कुछ बदल देने वाला था। लेकिन उस रात तक किसी को कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि उस लड़के को भी नहीं जिसने उसे उसकी सादगी, उसके हुनर और उसके दिल के लिए चाहा था। आरव सिंघानिया ग्रुप का वारिस, शहर के सबसे बड़े होटल, ज्वेलरी और इवेंट बिजनेस घराने का इकलौता बेटा था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती थीं, बिजनेस मैगजीन उसे अगली पीढ़ी का चेहरा कहती थीं। उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे। लेकिन आरव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे दिखावे से नफरत थी। उसे महंगी पार्टियों में नकली मुस्कानें, नकली रिश्ते और पैसों की बदबू बहुत जल्दी पहचान में आ जाती थी। उसकी छोटी बहन कियारा की शादी तय हुई और घर में कई दिन से तैयारियां चल रही थीं। शहर की सबसे भव्य शादी होने वाली थी। हर चीज पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। फूल विदेशी थे, मिठाइयां खास थीं, डिजाइनर कपड़े मुंबई से आए थे और मेहंदी के लिए भी शहर की सबसे नामी टीम बुलाई गई थी। लेकिन आखिरी समय पर मुख्य कलाकार बीमार पड़ गई और उसकी जगह जिस लड़की को भेजा गया, उसका नाम नंदिनी था। नंदिनी एक पुरानी बस्ती में अपनी मौसी जमुना के साथ रहती थी। जमुना मेहंदी लगाती थी और नंदिनी बचपन से उसके साथ बैठते बैठते हाथों पर ऐसे नक्श बनाना सीख गई थी कि लोग देखते रह जाते थे। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई पहुंच नहीं थी। बस एक हुनर था जो उसकी उंगलियों में ऐसे बसता था जैसे रंग पानी में घुल जाता है। वह साधारण सूती सलवार में एक छोटे बैग में कोन, तेल और डिजाइन की कॉपियां लेकर सिंघानिया हाउस पहुंची थी। उस दिन घर में रोशनी थी, शोर था, हंसी थी, संगीत था। लेकिन जैसे ही नंदिनी दालान के उस हिस्से में बैठी जहां लड़कियों को मेहंदी लगनी थी, उसकी मौजूदगी ने बिना कुछ कहे कई चेहरों को चुप कर दिया। कोई उसे इसलिए नहीं देख रहा था कि वह बहुत सजी धजी थी, बल्कि इसलिए कि उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे इस भारी भरकम दुनिया का कोई असर उस पर होता ही नहीं। आरव ऊपर की गैलरी से नीचे का नजारा देख रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए नंदिनी पर जाकर ठिठक गई। वह झुकी हुई थी कि कियारा के हाथ पर बहुत महीन बेलें बना रही थीं। उसकी उंगलियां इतनी स्थिर थीं कि लग ही नहीं रहा था वह मेहंदी लगा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने राज को धीरे धीरे लिख रही हो। कियारा ने खुश होकर कहा, दीदी वाह, इतना सुंदर डिजाइन तो मैंने कभी नहीं देखा। नंदिनी ने मुस्कुरा कर कहा, हाथ अच्छे हो तो मेहंदी खुद सुंदर हो जाती। उसी वक्त ऊपर से उतरते हुए आरव ने मजाक, तो क्या मेरे हाथ भी अच्छे हैं या ये सुविधा सिर्फ दुल्हन को मिलती है? नंदिनी ने पहली बार ऊपर देखा। सामने खड़ा लड़का साफ सुथरे कुर्ते में था, लेकिन उसकी आंखों में वही घमंड नहीं था जिसकी उसे आदत थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेहंदी तो दूल्हों को भी लगती है, पर रंग तब चढ़ता है जब नियत साफ हो। कियारा हंस पड़ी। आरव भी मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो पहले नियत का टेस्ट होगा। नंदिनी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कोन उठाया और कियारा की हथेली पर फिर से काम में लग गई। लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार किसी लड़की ने इस तरह जवाब दिया था कि उसे बुरा भी न लगे और बात दिल में उतर भी जाए। शाम ढलते ढलते जब लगभग सारी लड़कियां मेहंदी लगवा चुकी थीं, तब कियारा ने जिद करके आरव को भी कुर्सी पर बिठा दिया। भैया बस थोड़ा सा फंक्शन है। आरव ने हाथ आगे बढ़ा दिया। नंदिनी ने उसकी हथेली को एक नजर देखा, फिर बहुत छोटे से गोले के बीच एक बारीक सा निशान बनाया जो किसी पुराने शाही चिन्ह जैसा लगता था। उसके चारों तरफ उसने बेलें और पत्तियां बनाई, फिर हाथ छोड़ दिया। आरव ने पूछा, ये बीच वाला निशान क्या है? नंदिनी कुछ पल चुप रही, जैसे खुद भी सोच रही हो, फिर बोली, पता नहीं, बचपन से यह डिजाइन अपने आप हाथ में बन जाता है, शायद आदत है। आरव ने हथेली को गौर से देखा। अजीब है लेकिन अच्छा है। पास खड़ी आरव की बुआ शालिनी ने ताना मारा, बस अब कलाकारों से आध्यात्मिक बातें भी शुरू हो गईं। बेटा ये शादी का घर है, कला प्रदर्शनी नहीं। नंदिनी ने सिर झुका लिया। आरव ने पहली बार
बार अपनी बुआ की तरफ नाखुशी से देखा। मेहंदी का कार्यक्रम खत्म हुआ। रात काफी हो चुकी थी। घर के बाहर ड्राइवर गाड़ियों की लाइन लगा रहे थे। नंदिनी अपनी मौसी के साथ निकलने लगी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मेहंदी का सामान भीगने लगा। आरव पोर्च तक आया और बोला, रुकिए, मैं गाड़ी से छुड़वा देता हूँ। जमुना घबराई हुई बोली, नहीं साहब, हम ऑटो से चले जाएंगे। आरव ने कहा, इतनी बारिश में और इतनी रात को, ये मेहरबानी नहीं, जिम्मेदारी है। आप लोग हमारे घर काम से आई थी। नंदिनी ने पहली बार बिना झिझक कहा, अगर हमें छोड़ना है तो रास्ते में ये मत महसूस करवाइएगा कि हम पर एहसान किया गया है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं माफी मांग लूंगा। गाड़ी में रास्ते भर ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जब बस्ती के बाहर गाड़ी रुकी तो आरव ने पहली बार उस दुनिया को देखा जहाँ नंदिनी रहती थी। टीन की छतें, टूटे रास्ते, पानी भरी नालियां, दरवाजों पर सूखते कपड़े। उसे समझ आया कि इतनी साधारण दिखने वाली लड़की के चेहरे पर इतना सुकून यूं ही नहीं था। उसने मुश्किल को जीना सीखा था। नंदिनी उतरते वक्त बोली, शुक्रिया। आरव ने पूछा, कल फंक्शन में भी आ रही हैं? हाँ, काम पूरा करना है। अच्छा है, आरव के मुंह से अचानक निकल गया। नंदिनी ने सवाल भरी नजर से देखा। आरव ने बात संभाली, मतलब कियारा की मेहंदी पूरी खूबसूरत होगी। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई और चली गई। अगले 2 दिन घर में संगीत, हल्दी और शादी के कार्यक्रम चलते रहे। नंदिनी हर दिन आती रही। कभी बहनों के हाथ सजाती, कभी बच्चों को छोटे छोटे डिजाइन बनाकर हंसाती, कभी एक कोन मुंह में दबाकर दूसरी तैयार करती। घर के कई लोग उसे बस काम वाली समझते रहे, लेकिन आरव हर दिन किसी न किसी बहाने उसके आसपास पहुंच जाता। कभी चाय पूछ लेता, कभी कह देता कि कुर्सी बदल दें, कभी बच्चों को हटा देता ताकि उसे परेशानी ना हो। और हर बार नंदिनी उसी दूरी से पेश आती जहां इज्जत थी, लेकिन उम्मीद नहीं। एक शाम शादी से 1 दिन पहले बगीचे में झालरें लग रही थीं। नंदिनी अकेली बैठी खून भर रही थी। आरव पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? नंदिनी ने कहा, क्योंकि शोर करने से जिंदगी आसान नहीं होती। आरव ने उसकी तरफ देखा, तुम बहुत कुछ जानती हो। नंदिनी ने हल्के से कहा, गरीब लोग जल्दी सीख जाते हैं। यह पहला मौका था जब उसने खुद को गरीब कहा था, लेकिन उस लहजे में न शर्म थी और न शिकायत, बस एक सच था। और शायद यही बात आरव को उसके और करीब ले गई। शादी वाले दिन पूरा सिंघानिया हाउस जगमगा रहा था। नंदिनी ने दुल्हन बनी कियारा के हाथों पर आखिरी बार तेल लगाया। कियारा ने भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरे हाथ नहीं, मेरी शादी यादगार बना दी। नंदिनी मुस्कुराई। खुश रहना, बस यही दुआ है। यहीं पर आरव की माँ वंदना सिंघानिया आ गईं। उन्होंने कियारा को गले लगाया, फिर नंदिनी को देखते हुए कहा, काम बहुत अच्छा है, अकाउंट वाले से पैसे ले लेना। नंदिनी ने विनम्रता से सिर झुका दिया, लेकिन आरव को यह बात चुभ गई। वह जानता था कि यह तारीफ नहीं थी, यह याद दिलाना था कि तुम्हारी जगह कहाँ है। शादी खत्म हुई, मेहमान चले गए, घर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन आरव का मन नहीं। उसे एहसास हो चुका था कि यह आकर्षण 2 दिन का नहीं है। उसने पहली बार किसी इंसान में वह सच्चाई देखी थी जो उसके अपने बड़े घर में नहीं थी। अगले हफ्ते वह नंदिनी की बस्ती तक पहुंच गया। हाथ में कोई फूल नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, बस एक डिब्बा था। जमुना बाहर बैठी सब्जी काट रही थी। उसे देखते ही घबरा गई। साहब, आप यहाँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, साहब मत कहिए, आरव कहिए। नंदिनी है? नंदिनी बाहर आई। उसने हैरानी छुपाई नहीं। आप? आरव ने डिब्बा आगे बढ़ाया। कियारा ने भेजा है, शादी की तस्वीरें हैं, उसमें तुम्हारे बनाए डिजाइन भी हैं। नंदिनी ने डिब्बा नहीं लिया। इतनी बड़ी गाड़ी से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आरव ने कहा, क्योंकि फोटो भेजने का बहाना था, मिलना असली वजह। नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। आप जैसे लोग ये बात बहुत आसानी से बोल देते हैं, मिलना, अच्छा लगना, पसंद आना, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे शब्दों की कीमत बहुत महंगी होती है। आरव ने धीरे से कहा, मैं खेल नहीं खेल रहा। नंदिनी ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर खेल शुरू भी मत कीजिए। मैं उस दुनिया से नहीं हूँ जहाँ लोग दिल टूटने के बाद नई पार्टी में चले जाते हैं। वह मुड़ गई, लेकिन उस दिन के बाद आरव वापस नहीं हटा। वह कभी जमुना की दवाई लेकर पहुंच जाता, कभी बस्ती के बच्चों के लिए कॉपी किताबें देता, कभी बिना बताए पास की नाली ठीक करवाता, लेकिन हर काम ऐसे कि एहसान की बू ना आए। धीरे धीरे नंदिनी को समझ आने लगा कि आरव बाकी अमीर लड़कों जैसा नहीं है। वह उसकी जिंदगी सुधारने नहीं, उसका हिस्सा बनने आ रहा है। एक दिन बस्ती में बिजली चली गई थी। बच्चे अंधेरे में बैठे थे। नंदिनी मोमबत्ती की रोशनी में एक छोटी लड़की के हाथ पर अभ्यास करवा रही थी। आरव ने पूछा, तुम इन्हें भी सिखाती हो? नंदिनी ने कहा, हाँ, हुनर अकेले रखने से बढ़ता नहीं, और अगर एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया तो? नंदिनी हंस दी। तब भी शायद हाथों से मेहंदी ही लगाऊंगी, क्योंकि पैसे से पहचान खरीदी जा सकती है, हुनर नहीं। आरव ने उसी पल जाना कि वह उससे प्यार कर चुका है। कुछ ही दिनों बाद उसने साफ साफ कह दिया, नंदिनी,
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी के हाथ रुक गए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? पूरा तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर नहीं समझे तो, आरव ने कहा, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। नंदिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। तुम्हें अपने बारे में भरोसा है, मुझे दुनिया के बारे में है, और दुनिया इतनी आसान नहीं होती। लेकिन प्यार ने अपना रास्ता बना लिया। जब सिंघानिया परिवार को आरव और नंदिनी के रिश्ते का पता चला तो घर में भूचाल आ गया। वंदना ने साफ कह दिया, एक मेहंदी लगाने वाली लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बुआ शालिनी ने जहर घोला आजकल लड़कियां हुनर नहीं, मौके देखती हैं। हैं। और तभी कहानी में दाखिल हुई तानिया मल्होत्रा, जो बचपन से आरव पर नजर रखे बैठी थी और जिसके साथ परिवार चुपचाप आरव का रिश्ता सोच रहा था। तानिया खूबसूरत थी, अमीर थी और बेहद चालाक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, प्यार अंधा होता है, लेकिन शादी खानदान देखकर की जाती है। आरव ने उसी दिन पहली बार अपने परिवार के सामने आवाज ऊंची की। शादी मैं करूंगा और दिल भी मेरा है। देवेंद्र सिंघानिया, घर के मुखिया, अब तक चुप थे। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो इस घर, इस नाम और इस कारोबार से तुम्हारा रिश्ता खत्म समझो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आरव ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर इस नाम की कीमत नंदिनी को छोड़ना है तो यह सौदा मुझे मंजूर नहीं। कुछ ही दिनों बाद आरव ने कोर्ट में नंदिनी से शादी कर ली। न बैंड, न बारात, न शोर, सिर्फ दो गवाह, जमुना, कियारा और एक छोटा सा मंगलसूत्र। नंदिनी ने कांपते हाथों से दस्तखत किए थे, क्योंकि वह प्यार से ज्यादा उस तूफान को समझ रही थी जिसमें अब उसे उतरना था। शादी के बाद जब वह सिंघानिया हाउस पहुंची तो दरवाजे खुले जरूर, लेकिन दिल बंद थे। उसे बहू की तरह नहीं, गलती की तरह देखा गया। नौकरों को समझ नहीं आता था उसे क्या कहें। बुआ उसे मेहंदी वाली कहकर बुलाती, वंदना उससे दूरी बनाकर रखती। तानिया हर मौके पर मीठे जहर से भरी मुस्कान देती। एक रात डाइनिंग टेबल पर तानिया ने सबके सामने कहा, नंदिनी, तुम चाहो तो हमारे नए होटल के स्पा सेक्शन में मेहंदी कॉर्नर खोल सकती हो। तुम्हारी योग्य के हिसाब से ठीक रहेगा। टेबल पर कुछ लोग हल्का हंसे। आरव ने कांटा रख दिया। तानिया, तुम्हारी आदत है लोगों को छोटा समझने की, लेकिन हर बार तुम्हारी सोच छोटी साबित होती है। नंदिनी ने धीरे से कहा, छोड़िए, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह ठीक नहीं थी। रात को कमरे में उसने पहली बार कहा, आरव, मैं थक रही हूँ। आरव उसके पास बैठ गया। मैं हूँ ना? नंदिनी की आवाज धीमी थी। तुम हो, मैं इसलिए टिक पाई हूँ। लेकिन हर दिन किसी को यह साबित करना कि मैं सिर्फ गरीब नहीं, इंसान भी हूँ, बहुत मुश्किल है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। एक दिन यही लोग तुम्हें समझेंगे। नंदिनी कड़वा सा मुस्कुराई। कुछ लोग कभी नहीं समझते, उन्हें बस सच झटका देकर समझाता है। उसे क्या पता था कि उसके अपने शब्द बहुत जल्द सच होने वाले हैं। इसी बीच सिंघानिया परिवार एक बहुत बड़ी डील में लगा हुआ था। शहर के बाहर एक पुरानी रियासत की जमीन और हवेली थी, जिसे खरीदकर देवेंद्र सिंघानिया वहां एक हेरिटेज होटल बनाना चाहते थे। लेकिन सालों से वह जायदाद कानूनी विवाद में अटकी हुई थी। कहा जाता था कि उस रियासत की आखिरी वारिस बचपन में एक हादसे में गायब हो गई थी। तब से ट्रस्ट उसके नाम पर रुका हुआ था। अगर वारिस मिलती तो जमीन उसी की होती, अगर नहीं मिलती तो कई हिस्सों में बंटती। देवेंद्र महीनों से उस डील को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन घर में पुराने कागज देखने के लिए वकील हरिशंकर आए। वे बुजुर्ग थे और उस रियासत के ट्रस्ट से सालों से जुड़े थे। नंदिनी नीचे बैठी पूजा के लिए रेखाएं बनवा रही कियारा के हाथ पर हल्की मेहंदी लगा रही थी। हरिशंकर की नजर अचानक नंदिनी के बनाए बीच के उसी पुराने शाही निशान पर गई, जो वह बचपन से हर डिजाइन में बना देती थी। वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने पूछा, बेटी, यह निशान तुमने कहाँ देखा? नंदिनी ने सहजता से कहा, कहीं नहीं, बस हाथ अपने आप बना देते हैं। हरिशंकर की आंखों में अजीब सी चमक आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाते जाते उन्होंने नंदिनी के पैर में बंधी चांदी की पायल पर भी नजर डाली, जिसमें एक आधा टूटा हुआ छोटा सा लटकन था। वे जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उस रात उन्होंने पुरानी फाइलें निकलवाई। एक तस्वीर थी, बहुत पुरानी। उसमें रियासत की छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ खड़ी थी। बच्ची के पैर में वैसी ही पायल थी और उसके जन्मदिन की मेहंदी में वही निशान बना था। उधर तानिया ने भी नंदिनी का अतीत निकलवाने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे। वह चाहती थी कि किसी बड़े समारोह में नंदिनी को बेनकाब करके घर से निकलवाया जाए, लेकिन जांच में जो निकल कर आया उसने खुद तानिया को हिला दिया। बस्ती वाली जमुना ने सालों पहले एक आग लगी हवेली के पास से रोती हुई बच्ची उठाई थी। बच्ची के कपड़ों में आधा जला हुआ रेशमी कपड़ा था, पैरों में चांदी की पायल और गले में एक छोटा सा ताबीज। जमुना ने उसे बचाकर पाला, क्योंकि कोई दावा करने नहीं
नहीं आया। कहानी धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कुछ ही दिनों बाद देवेंद्र और वंदना की शादी की सालगिरह पर एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया। उसी मंच पर हेरिटेज होटल डील का ऐलान भी होना था। मीडिया, उद्योगपति, नेता या सब बुलाए गए। तानिया ने यही तय किया कि इसी रात वह नंदिनी की बेइज्जती का आखिरी खेल खेलेगी। समारोह की रात नंदिनी ने बहुत साधारण साड़ी पहनी, कोई भारी गहना नहीं, बस वही छोटा ताबीज जिसे वह बचपन से पहनती आई थी। आरव ने उसे देखते ही कहा, तुम हमेशा की तरह सबसे खूबसूरत लग रही हो। नंदिनी ने हल्की मुस्कान से कहा, यहाँ खूबसूरती नहीं, खानदान देखा जाएगा। आरव बोला, तो आज उन्हें देखने दो कि असली खूबसूरती क्या होती है। नीचे हॉल में लोग जमा हो चुके थे। तानिया हीरे में लिपटी हुई थी। बुआ शालिनी मेहमानों को बताती फिर रही थी कि आरव ने जिद में शादी की है, वरना वंदना के चेहरे पर खिंचाव था। देवेंद्र बस समारोह खत्म कर डील साइन करना चाहते थे। मंच पर भाषण शुरू हुए। फिर देवेंद्र ने ऐलान किया कि बहुत जल्द रियासत वाली जमीन पर सिंघानिया हेरिटेज पैलेस बनेगा। तालियां बजी। तभी तानिया ने माइक लेकर हंसते हुए कहा, इस खुशी के मौके पर घर की नई बहू भी कुछ कहेगी। आखिर उनकी किस्मत भी तो आज बदल गई। पूरा हॉल नंदिनी की तरफ देखने लगा। नंदिनी ठिठकी। उसे मंच पर बुलाया गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तानिया ने पास आकर बहुत धीमे स्वर में कहा, आज सबको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ की हो। नंदिनी के कदम डगमगाए, लेकिन आरव ने नीचे से उसका हाथ पकड़कर संभाला। वह मंच पर पहुंची ही थी कि तानिया ने जोर से कहा, वैसे किसी भी बड़ी विरासत का हिस्सा बनने से पहले आदमी का अतीत साफ होना चाहिए, है ना? हॉल में हलचल हुई। देवेंद्र ने नाराज होकर कहा, तानिया ये क्या है? तानिया मुस्कुराई, सिर्फ सच। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इस घर की बहू कौन है। बस्ती में पली एक लड़की जिसका कोई खानदान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अतीत नहीं। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। आरव गुस्से में मंच की ओर बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज गूंजी, उसका नाम है और उसका अतीत भी। सबकी नजरें उधर उठ गईं। अंदर हरिशंकर वकील आए। हाथ में पुरानी फाइलें थीं। उनके साथ जमुना भी थी जो घबराई हुई लग रही थी। हरिशंकर मंच के सामने आकर रुके। यह लड़की बिना नाम की नहीं है। इसका नाम नंदिनी नहीं, राज नंदिनी है। हॉल में सन्नाटा फैल गया। देवेंद्र ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हरिशंकर ने फाइल खोली। 25 साल पहले राठौड़ एस्टेट की हवेली में आग लगी थी। उस रात सबने समझा कि मालिक की छोटी बेटी राजनंदिनी मर गई, लेकिन वह मरी नहीं थी। उसे एक औरत ने बचा लिया। वही औरत आज यहाँ खड़ी है। सबकी नजर जमुना पर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मैंने उसे आग के बाहर झाड़ियों में रोते पाया था। उसके गले में यह ताबीज था, पैर में ये पायल और बस वही कपड़े। बहुत खोजा पर कोई मिला नहीं। मैं गरीब थी पर उसे छोड़ नहीं पाई। हरिशंकर ने तस्वीर आगे की। उसमें छोटी बच्ची, वही पायल, वही ताबीज, वही आंखें। फिर उन्होंने कहा, राठौड़ ट्रस्ट की आखिरी कानूनी वारिस यही लड़की है और जिस शाही निशान को ये अनजाने में अपनी हर मेहंदी में बनाती है वही उस रियासत का राज चिन्ह है। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। तानिया के हाथ से माइक लगभग गिर गया। वंदना की सांस अटक गई। देवेंद्र पीछे हट गए। आरव मंच पर चढ़ आया और अविश्वास से नंदिनी की तरफ देखने लगा। नंदिनी खुद कांप रही थी। उसके लिए यह सिर्फ दूसरों का झटका नहीं था, उसकी अपनी जमीन भी पैरों तले से खिसक गई थी। हरिशंकर ने आगे कहा, और कानूनी दस्तावेजों के हिसाब से जिस जमीन पर सिंघानिया ग्रुप होटल बनाने का सपना देख रहा था वह जमीन अब कानूनी रूप से राज नंदिनी राठौड़ की है। उस एक वाक्य ने पूरी सभा की हवा बदल दी। जो लोग कुछ पल पहले उसे बस्ती की लड़की कह रहे थे वे अब उसके चेहरे पर किसी खोई हुई रियासत की छाप ढूंढ रहे थे। नंदिनी के होंठ कांपे। नहीं, ये नहीं हो सकता। जमुना रोते हुए उसके पास आई। बिटिया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मुझे कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि तू मुझे उस रात मिली थी। मैंने तुझे अपने खून से नहीं अपने दिल से पाला है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमुना को पकड़ लिया। माँ, आप ही मेरी माँ हैं। आरव ने उस पल उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज बेहद नरम थी। तुम जो भी हो मेरे लिए वही हो जिससे मैंने प्यार किया था। यह सुनकर नंदिनी की रुलाई टूट गई। पूरे हॉल के बीच जहाँ लोग उसके खानदान की चर्चा कर रहे थे आरव ने उसे उसके दिल से पहचाना। तानिया ने आखिरी कोशिश की, तो क्या अगर यह किसी रियासत की वारिस भी है तब भी? आरव ने पहली बार बहुत ठंडे स्वर में कहा, बस अब एक शब्द भी नहीं। तुमने जिस लड़की को अपमानित करने की कोशिश की वह तुमसे कहीं बड़ी निकली, लेकिन फर्क यह नहीं है। फर्क ये है कि वह तब भी बड़ी थी जब तुम्हें वह बस्ती की लगती थी। देवेंद्र सिंघानिया मंच से नीचे उतरते हुए नंदिनी के सामने आए। उनके चेहरे पर पछतावा था। बहू, नहीं बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। नंदिनी ने आंसुओं के बीच कहा, गलती आज नहीं हुई पापा। गलती तब हुई थी जब आपने सोचा कि इंसान की कीमत उसके काम और कपड़ों से लगती है। उसकी आवाज में शिकायत थी, लेकिन जहर नहीं। यही बात सबको और छोटा कर गई। हरिशंकर ने दस्तावेज आगे बढ़ाए। राजनंदिनी जी, आपको ट्रस्ट और एस्टेट की औपचारिक जानकारी लेनी होगी। पूरा हॉल उसी पल उसकी तरफ मुड़ा, जैसे अब उसकी मंजूरी के बिना कोई सांस भी न ले सके। लेकिन नंदिनी ने कागज नहीं लिए। उसने उन्हें पहले जमुना की ओर बढ़ाया, फिर आरव की ओर देखा। मैंने पूरी जिंदगी बिना किसी नाम के जी है, उसने कहा।
कहा, मुझे आज यह जानकर खुशी नहीं हैरानी हो रही है कि मैं कौन थी, लेकिन मैं यह बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसने मेहनत करके जीना सीखा है, मैं वही हूँ जिसने हाथों से रोटी कमाई है, और मैं वही हूँ जिसे इस घर में कभी सिर्फ मेहंदी वाली समझा गया था। हॉल में खामोशी थी। वो आगे बोली, रही बात इस जमीन की, तो यह फैसला मैं लालच से नहीं करूंगी। जिस जगह पर लोगों ने मेरी पहचान के बिना मेरे बारे में फैसला सुनाया, उसी जगह मैं अब अपने बारे में खुद फैसला करूंगी। देवेंद्र ने सिर झुका लिया। तानिया पीछे हट चुकी थी। वंदना रोने लगी थी। बुआ शालिनी के पास कहने को कुछ नहीं था। आरव ने धीरे से पूछा, तुम क्या चाहती हो? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। वह नजर वैसी ही थी जैसी पहली रात मेहंदी के समय थी, बस अब उसमें दर्द भी था और ताकत भी। मैं चाहती हूँ कि इस जमीन पर होटल तभी बने जब उसके एक हिस्से में उन कारीगरों, कलाकारों और गरीब लड़कियों के लिए स्कूल बने जिनके हुनर को लोग सिर्फ काम समझते हैं, ये इज्जत नहीं। और उसका नाम जमुना कला केंद्र होगा। यह सुनते ही जमुना फूट फूट कर रो पड़ी। आरव की आंखें भी भर आईं। देवेंद्र ने बिना एक पल गंवाए कहा, ऐसा ही होगा। तानिया ने महसूस कर लिया कि आज सिर्फ एक डील नहीं, उसकी सारी चालें भी हार गईं। वह चुपचाप हॉल से बाहर चली गई। समारोह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उस रात सब बदल चुका था। मीडिया वालों को लगा सबसे बड़ी खबर जमीन की डील है। मेहमानों को लगा सबसे बड़ा झटका वारिस का मिलना है। लेकिन सच यह था कि उस रात सबसे बड़ी जीत प्यार की हुई थी, क्योंकि अगर आरव नंदिनी के साथ सिर्फ उसकी हैसियत देखकर खड़ा होता तो यह रिश्ता भी बाकी रिश्तों जैसा होता। उसकी असली जीत यह थी कि उसने उसे तब चुना था जब दुनिया उसे कुछ नहीं समझती थी। रात देर से जब सब लोग जा चुके थे, आरव और नंदिनी हवेली के पुराने आंगन में खड़े थे। हवा में फूलों की खुशबू थी, लेकिन दोनों के भीतर अभी भी तूफान था। आरव ने धीरे से कहा, तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुम्हें यह सब नहीं बता पाया, या इसलिए कि मुझे खुद भी नहीं पता था? नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें भर आईं। मैं खुद से भी नाराज नहीं हो पा रही। बस इतना लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी आज दो हिस्सों में टूट गई। एक हिस्सा जो मैं जीती रही और एक हिस्सा जो मेरे बिना कहीं पड़ा रहा। आरव ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में नहीं टूटी। बस आज तुम्हें पता चला कि तुम हमेशा से कितनी बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वही हो जो टीन की छत के नीचे बैठकर बच्चों को मेहंदी सिखाती थी। नंदिनी की आंखों से आंसू फिर बह निकले। अगर मैं ये सब पहले जानती तो शायद तुम पर भरोसा नहीं कर पाती। मुझे लगता तुम भी बाकी सब जैसे हो, आरव ने कहा। और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम राजनंदिनी राठौड़ हो, तब भी मैं तुमसे उसी दिन प्यार करता जब तुमने मेरी हथेली पर वह छोटा सा निशान बनाया था। नंदिनी ने पहली बार खुलकर रोते हुए उसके सीने से लगकर कहा, तुम्हें पता है उस दिन मुझे लगा था तुम भी बस एक अमीर लड़के हो, लेकिन तुमने मुझे मेरी गरीबी में नहीं, मेरी असलियत में देखा। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। और तुमने मुझे मेरी अमीरी के बावजूद इंसान समझा। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला। कानूनी प्रक्रियाएं शुरू हुई। राठौड़ एस्टेट आधिकारिक रूप से नंदिनी के नाम आई, लेकिन उसने न तो अपना पुराना घर छोड़ा, न अपने हाथ का हुनर। जमुना अब भी उसकी माँ थी। सिंघानिया परिवार ने पहली बार झुककर माफी मांगी, और इस बार नंदिनी ने माफी देने में जल्दी नहीं की। उसने समय लिया क्योंकि चोट गहरी थी, लेकिन उसने नफरत नहीं चुनी। जमुना कला केंद्र की नींव पड़ी। बस्ती की लड़कियां वहां आकर मेहंदी, कला, डिजाइन, कढ़ाई सीखने लगीं। आरव ने बिजनेस संभाला, लेकिन पहली बार अपने कारोबार में आत्मा महसूस की, क्योंकि अब इमारतें सिर्फ पैसे से नहीं मतलब से बन रही थीं। और तानिया, उसने बहुत कोशिश की कि वापस उसी दुनिया में मजबूत दिखे, लेकिन लोग उसकी मुस्कान के पीछे की हार देख चुके थे। एक दिन उसी पुराने आंगन में जहाँ से सब शुरू हुआ था, कियारा ने हंसते हुए नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। भाभी, अब तो बताओ, भैया की हथेली पर उस दिन जो निशान बनाया था वह क्या था? नंदिनी ने मुस्कुराकर आरव की हथेली अपने हाथ में ली। उसी पुराने निशान पर उंगली रखकर बोली, शायद किस्मत का रास्ता। आरव ने कहा, नहीं, ये उस दिन से मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुहर है। और सच भी यही था। उस घर में एक मेहंदी वाली लड़की बहू बनकर नहीं आई थी, वह आईना बनकर आई थी। उसने सबको दिखाया कि कपड़ों, काम और जेब से पहचान बनाने वाले लोग कितने छोटे हो जाते हैं, और जिन हाथों पर लोग सिर्फ रंग देखते हैं, उन हाथों में कभी कभी पूरी विरासत लिखी होती है। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें कोई साधारण कपड़ों में छोटे काम करते हुए चुपचाप अपना हुनर दिखाता मिले, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार सबसे बड़े खानदान नाम से नहीं, चरित्र से पहचाने जाते हैं। और कई बार जिस लड़की को दुनिया मेहंदी वाली कहकर बुलाती है, वही अपने हाथों से तकदीरें लिखने आई होती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां अगर आप रोज सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आपका दिल सच में अच्छा है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।